डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन मैंगो एंड देयर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आप मैंगो में पाए जाने वाली सभी शरीर क्रियात्मक व्याधियां जैसे कि ब्लैक टिप, मैंगो माल फॉर्मेशन, लीफ स्कॉच, स्पॉन्जी टिश्यू और अदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि इंटरनल ब्रेकडाउन या नेक्रोसिस, टेपर टिप, जेली सीड, इन सब को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी शरीर क्रियात्मक व्याधियां जो है नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशंस से होती है। नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है। और नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हुई? पुअर लाइट, एडवर्स वेदर कंडीशन, वाटर लॉगिंग, फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो यह सभी कंडीशंस जो है प्लांट के फंक्शनिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और इससे जो प्लांट है वह बीमार दिखाई देता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे मैंगो मालफॉर्मेशन। यहाँ पर इस पिक्चर में आप फ्लोरल मालफॉर्मेशन को देख पा रहे होंगे। तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो है इसे सबसे पहले फार्मर मेरिस ने दरभंगा बिहार में 1891 में ऑब्जर्व किया। यह पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एक सीरियस प्रॉब्लम है। और मैंगो मालफॉर्मेशन जो अफेक्टेड कल्टीवर देखें तो मालफॉर्मेशन की समस्या सबसे ज़्यादा बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में पाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम मालफॉर्म्ड ट्री को देख पा रहे हैं। अब जो मैंगो मालफॉर्मेशन है वह 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन और फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो अगर वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन की बात करें तो यंग प्लांट्स की जो सीडलिंग होती है उसके अंदर वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है उसके अंदर स्मॉल शूट्स की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं और बड्स के स्वेलिंग हो जाने के कारण इसमें विचेस ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसी तरह अगर फ्लोरल मालफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो मैंगो का इनफ्लोरेसेंस है जिसे हम पेनिकल के नाम से जानते हैं, इसमें मेल फ्लावर का प्रोडक्शन होने लग जाता है और जो इनफ्लोरेसेंस है वह डीफॉर्म्ड हो जाता है और उसमें नॉर्मल फ्लावर की बजाय बिगर फ्लावर के क्लस्टर का प्रोडक्शन होने लग जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो मालफॉर्म्ड टिश्यूज होते हैं उसके अंदर लो लेवल ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, रेड्यूसिंग एंड नॉट रेड्यूसिंग शुगर पाई जाती है। यानी मालफॉर्म्ड टिश्यूज के अंदर यह सभी कम मात्रा में हो जाते हैं और जो बाउंड एमिनो एसिड है उनकी भी कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो फ्री एमिनो एसिड है उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसी तरह जो मालफॉर्म्ड सीडलिंग होती है उसके अंदर प्रोटीन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यह किसके कारण होता है मैंगो मालफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, जो मैंगो में फ्लावरिंग बड्स होती है उसके अंदर मेंजिफेरिन के एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण यह मालफॉर्मेशन की समस्या आती है। इसके अलावा भी अलग अलग और कई फैक्टर है जो कि मालफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फंजाई, एक्रोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एंड बायोलॉजिकल कॉजेज। तो अगर हम फंगल देखें तो इसमें फ्यूजेरियम मोलिलीफॉर्म जो है फंजाई वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इसका वेक्टर जो है मैंगो होपर होता है। और एग्रोलॉजिकल में देखें तो माइट्स की कई स्पीसीज जैसे कि अखेरिया मैंगीफेरा जो है वह भी माल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कॉजेज में देखें तो न्यूट्रिशनल, सॉइल मॉइस्चर, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनहिबिटर्स का प्रोडक्शन हो जाना, यह सभी कारण मिलकर प्लांट के अंदर माल फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं इसमें कंट्रोल मेजर, यानी हम माल फॉर्मेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो वैरायटी ग्रोन करनी है वह माल फॉर्मेशन रजिस्टर्ड वैरायटी जैसे कि बहादुरान, एलिब, इलायची, इन्हीं को ग्रोन करना है। इसके अलावा अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट को देखें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 200 ppm NAA जो है वह इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसी तरह
फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन के टाइम अगर 100 ppm NAA की स्प्रे की जाती है तो भी यह माल फॉर्मेशन को कम कर सकता है। और केमिकल्स को देखें तो 2.2 ग्राम पर लीटर एंटी मालफॉर्मिन या ग्लूटाथायोन K2S2O3 एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह माल फॉर्म जो पेनिकल होते हैं उसको हेल्दी पेनिकल्स में या हेल्दी इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए कॉपर फंजीसाइड या डाईथायोकार्बामेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह फरवरी मार्च के मंथ में डी ब्लॉसमिंग यानी पुष्पों को हटा देना या विरलीकरण कर देने से भी यह समस्या कम हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लस्टरिंग, जिसे हम झुमका के नाम से भी जानते हैं। तो क्लस्टरिंग या झुमका जो है इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के कारण होती है। अब आता है नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लीफ स्कॉर्च। लीफ स्कॉर्च में क्या होता है कि जो अफेक्टेड पत्तियां होती है वह फॉलिंग डाउन कर जाती है और यह सबसे ज़्यादा ओल्ड लीव्स के अंदर देखा गया है। तो ओल्ड लीव्स में जो लीव्स के टिप्स और मार्जिन है उनके अंदर स्कॉर्चिंग इफेक्ट दिखाई देता है। तो अब इसके क्या कारण हैं? तो फ्रेंड्स, अगर प्लांट्स को एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन की सप्लाई हो जाती है तो इससे पोटाश जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। और इसी तरह सलाइन सॉइल या ब्रेकिश वाटर या यूज़ ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, इन सब के सम्मिलित प्रभाव से यह समस्या आती है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, हमने जो पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया था उसकी जगह हमें पोटेशियम सल्फेट का यूज़ करना है। इसी तरह जो ब्रेकिश वाटर है इरिगेशन के लिए या सलाइन सॉइल जो कंडीशन है, इन सब को हम अवॉइड करके इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप को सबसे पहले वुड हाउस ने 1919 में ऑब्जर्व किया था। इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसमें प्री मेच्योर फ्रूट राइपनिंग होने लग जाती है और नेक्रोटिक जो एरिया होते हैं फ्रूट्स के अंदर वहाँ पर हाई स्टोमेटल डेंसिटी देखी जा सकती है और फ्रूट का जो डिस्टल एंड होता है वह ब्लैक हो जाता है और उसमें हार्ड स्पॉट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। इसी तरह हाई कैटलेज और पेरोक्सीडेज एक्टिविटी जो है फ्रूट्स के अंदर देखी जा सकती है। अब यह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, बोरोन डेफिशिएंसी जो है, इसके साथ ही ब्रिक किलन से निकलने वाली गैसेस जैसे कि CO2, SO2, एसिटिलीन, यह सभी गैसेस जो है वह ब्लैक टिप के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो जो फ्रेंड्स ज़्यादा लेंटिकल्स वाली जो वैरायटी होती है वह भी इसके लिए ब्लैक टिप के लिए ससेप्टिबल होती है। अब यहाँ पर आप हेल्दी फ्रूट को देख पा रहे होंगे। अब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस ब्लैक टिप का? तो ब्लैक टिप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जो ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड की डिस्टेंस हमें ब्रिक किलन से बहुत ज़्यादा रखनी है। इसे हमें कह सकते हैं कि ऑर्चर्ड जो है ईस्ट टू वेस्टर्न साइड में एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर दूर होना चाहिए और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में यह 0.8 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर होना चाहिए। और अगर हम ब्रिक किलन में चिमनी की हाइट देखें तो यह कम से कम 15 से 18 मीटर तक की होनी चाहिए। अब इसमें बोरोन की कमी से यह डिसऑर्डर होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम बोरेक्स की भी स्प्रे कर सकते हैं। बोरेक्स की स्प्रे जो है 0.6% की थ्राइस टाइम स्प्रे की जाती है। तो यह थ्राइस टाइम हमें कब करनी है? बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग और एट द फ्रूट स्टेज। इसके अलावा 2% सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी स्प्रे अगर हम मार्बल साइज फ्रूट स्टेज पर करते हैं तब भी यह समस्या ख़त्म की जा सकती है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि फ्रूट में स्पंज टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्पंजी टिश्यू जो है इसे इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीमा और धामी ने 1934 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था।
यह राइप फ्रूट्स के अंदर होता है, या हम यह कह सकते हैं कि जो फुल्ली मैच्योर फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम होने की ज़्यादा समस्या रहती है। तो स्पंजी टिश्यू में क्या होता है, इसमें जो फ्रूट होता है उसमें नॉन एडिबल सावर येलो स्पंज लाइक पैचेस फॉर्मेशन होने लग जाती है राइपनिंग के टाइम, और जो अफेक्टेड टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ज़्यादा स्टार्च की फॉर्मेशन होने लग जाती है, लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड, अमाइलेज, इन्वर्टेज और कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वह कम बनने लग जाते हैं, और जो फ्रूट है वह इन्फीरियर क्वालिटी का और बैड ओडोर वाला होता है। और अगर इसकी ससेप्टिबल वैरायटी देखें तो जो अल्फोंसो जो एक्सपोर्ट वैरायटी है वह स्पंजी टिश्यू के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल मानी गई है। अब यह होता किस कारण है, तो फ्रेंड्स सोलर रेडिएशन या इनएक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ड्यू टू कन्वेक्टिव हीट जो है वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी एक्सेस सोलर रेडिएशन जब इन फ्रूट्स पर सरफेस पर गिरता है या सॉइल से यह कन्वर्ट होकर वापस बैक होता है, तो उस समय फ्रूट्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के इनएक्टिवेशन हो जाने के कारण यह डिसऑर्डर होता है। और अगर इसकी फेवरेबल कंडीशन देखें डिजीज के स्प्रेड के लिए, तो हाई टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर विद एक्सेस रेनफॉल जो है वह इस डिसऑर्डर को बढ़ावा देती है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव मेजर, यानी हमने जो ये डिसऑर्डर देखा है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये सोलर रेडिएशन के द्वारा होती है, तो सोलर रेडिएशन का इफेक्ट ना हो इसके लिए हमें ऑर्चर्ड में सोड कल्चर और मल्चिंग विद पेडिस्ट्रा को काम में लेना है। यानी जितनी ज़्यादा मल्चिंग होगी, सोड कल्चर को अपनाया जाएगा, उतना ही सोलर रेडिएशन का फ्रूट्स पर इफेक्ट कम आएगा। इसी तरह जो अल्फोंसो वैरायटी है उसको कैल्शियम क्लोराइड 2% के सॉल्यूशन में अगर प्री हार्वेस्ट डिप कर दिया जाता है तब भी यह डिसऑर्डर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अल्फोंसो साइन है उसको हमेशा अदर वैरायटी पर ही काम में लेना चाहिए, एज ए रूट स्टॉक काम में नहीं लेना चाहिए। और ये हमें पता है कि जो स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम है वह मैच्योर फ्रूट में आती है, इसलिए फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग जो है 3/4 मैच्योरिटी स्टेज पर कर लेनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट देखें तो जो फ्रूट्स होते हैं उनको 500 ppm इथेफोन का अगर पोस्ट हार्वेस्ट डिप किया जाता है तब भी यह समस्या को ओवरकम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है इंटरनल नेक्रोसिस, यानी आंतरिक ऊतकक्षय। तो फ्रेंड्स यह एक बोरोन के कमी से होने वाला डिसऑर्डर है और इसकी ससेप्टेबल वैरायटी है दशहरी। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बोरोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बोरेक्स 500 ग्राम पर ट्री हमें एप्लीकेशन करनी है, या 1% जो है बोरेक्स का फोलियर स्प्रे करना है। अब देखते हैं अदर डिसऑर्डर। तो अदर डिसऑर्डर में आता है टेपर टिप, सॉफ्ट नोज, जेली सीड, गर्डल नेक्रोसिस, अल्टरनेट बियरिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मैंगो में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को देख लिया है। अब ये जो अल्टरनेट बियरिंग है या फ्रूट ड्रॉप की समस्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।